हेलो एवरीवन, हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे। अभी तक हमने इसका एक जनरल आइडिया लिया था कि वर्क एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्क एब्स्ट्रैक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: फाइनल चार्जेस, सस्पेंस चार्जेस एंड कंटिजेंसीज। यानी कि वर्क से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं वो 3 हेड्स में क्लासीफाई की जाती हैं: फाइनल चार्जेस, सस्पेंस चार्जेस एंड कंटिजेंसीज। अब फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइनल चार्जेस के अंडर आता है अर्थ वर्क, आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क। फाइनल चार्जेस में मेनली होता है पेमेंट फॉर वर्क डन, और एक एक्स्ट्रा कॉलम होता है एडिशनल चार्जेस फॉर मटेरियल्स इशूड टू कॉन्ट्रैक्टर और डायरेक्ट टू वर्क। ये भी इसी के अंडर आता है फाइनल चार्जेस में, और ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट ही सस्पेंस चार्जेस। इसमें आते हैं मटेरियल, कॉन्ट्रैक्टर, लेबरर्स, लैंड एक्विजिशन एंड वर्क एडवांस। इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सस्पेंस हेड में डाली जाएंगी। और कंटिजेंसीज में कंटिजेंट चार्जेस को रिकॉर्ड किया जाता है। इन हेड्स को अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फाइनल चार्जेस। फाइनल चार्जेस में आता है पेमेंट फॉर वर्क डन। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, अगर माइनर वर्क से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जा रही है तो उस केस में हम सिर्फ एक ही सब हेड लिखते हैं जिसे बोलते हैं फाइनल सब हेड। फाइनल चार्जेस के अंडर यानी कि एक ही सब हेड होगा जिसे बोलेंगे फाइनल हेड, यानी कि फाइनल चार्जेस हेड या फाइनल सब हेड। लेकिन अगर मेजर वर्क को रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेजर वर्क से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जा रही है, तो इस केस में वेरियस सब हेड्स में क्लासिफिकेशन होती है, जैसे अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, आरसीसी वर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी बता चुकी हूँ फाइनल चार्जेस में मेनली क्या आता है, पेमेंट्स फॉर वर्क डन। तो यहाँ पे हमें पता लग जाता है कितना एक्सपेंडिचर हुआ है किसी सब वर्क पर या वर्क पर, किसी पर्टिकुलर सब हेड में कितना खर्चा हो चुका है। ये सब कुछ हम फाइनल चार्जेस हेड से पता कर सकते हैं। जैसे अर्थ वर्क में अभी तक किसी काम पे कितना खर्चा हो चुका है, इस हेड से हमें पता लग जाता है। इसके अलावा एक और सब हेड होता है फाइनल चार्जेस में जिसे बोलते हैं एडिशनल चार्जेस फॉर मटेरियल्स इशू टू कॉन्ट्रैक्टर्स और डायरेक्ट टू वर्क। ये जो सब हेड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड रूल्स हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। इस कॉलम को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। सबसे पहले आपको पता है जब भी स्टोर से मटेरियल इशू किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को तो किस रेट पे किया जाता है, जो रेट कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होता है जिसे हम स्टिपुलेटेड रेट बोलते हैं। और जब भी मटेरियल इशू किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को तब हम कॉन्ट्रैक्टर लेजर में इसकी एंट्री करते हैं। किस कॉलम में, कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन्स कॉलम में। और साथ ही साथ हम कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट को डेबिट भी करते हैं। कितनी अमाउंट से करते हैं, जो स्टिपुलेटेड रेट से अमाउंट निकलती है वो हम डेबिट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट में। तो अभी तक हमें पता था कि इसकी एंट्री हम कॉन्ट्रैक्टर लेजर में करते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी एंट्री वर्क एब्स्ट्रैक्ट में भी होती है। वर्क एब्स्ट्रैक्ट में सस्पेंस हेड होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन्स। इस सब हेड में इसकी एंट्री की जाती है। यानी कि जब भी मटेरियल इशू किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को तब इसकी 2 जगह एंट्री होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्टर लेजर में और एक वर्क एब्स्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट आपको पता है जब भी स्टॉक में मटेरियल आता है हम स्टॉक को डेबिट करते हैं, और जब भी स्टॉक में से मटेरियल जाता है तो हम स्टॉक को क्रेडिट करते हैं। ये मैं स्टोर वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टॉक में क्या किया जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कंसेप्ट मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। जब भी स्टॉक में मटेरियल आएगा हम डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। और जब भी मटेरियल जाता है स्टॉक से उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक में से मटेरियल जा रहा है तो हम स्टॉक को क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी कि इस केस में क्या होगा, स्टॉक क्रेडिट होगा। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब हम स्टॉक को क्रेडिट करते हैं तो हम कौन सा रेट कंसीडर करते हैं, इशू रेट। यानी कि जब हम स्टॉक को क्रेडिट करेंगे तो हम इशू रेट पे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा जब हमने कॉन्ट्रैक्टर को डेबिट किया तब हमने स्टिपुलेटेड रेट कंसीडर किया, लेकिन जब हम क्रेडिट कर रहे हैं स्टॉक को तो हम इशू रेट कंसीडर कर रहे हैं। तो यानी कि हम डेबिट किसी और वैल्यू पे कर रहे हैं, क्रेडिट किसी और वैल्यू पे कर रहे हैं। तो डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो स्टिपुलेटेड रेट होता है और इशू रेट होता है वो अलग अलग होते हैं। कई बार स्टिपुलेटेड रेट इशू रेट से ज़्यादा होता है, कई बार स्टिपुलेटेड रेट इशू रेट से कम होता है।
तो इनके डिफरेंस की वजह से डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस होता है इसे हम इस कॉलम में लिखते हैं। जो ये कॉलम हम पढ़ रहे हैं एडिशनल चार्जेस वाला कॉलम, इस कॉलम में इसकी एंट्री की जाती है। जो स्टिपुलेटेड रेट और इशू रेट में डिफरेंस की वजह से अमाउंट में डिफरेंस आता है वो हम एडिशनल चार्जेस में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ये हम देखते हैं। जब स्टिपुलेटेड रेट इशू रेट से ज़्यादा होता है उस केस में डिपार्टमेंट को क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं, माइनस साइन के साथ। जब हम एडिशनल चार्जेस में इसकी एंट्री करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। अगर स्टिपुलेटेड रेट इशू रेट से कम है तब उस केस में डिपार्टमेंट को लॉस हो रहा है, और इसकी हम जब एंट्री करते हैं एडिशनल चार्जेस में तो प्लस साइन के साथ करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कब माइनस साइन लगेगा, कब प्लस साइन लगेगा। इसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इशू 20 मेट्रिक टन ऑफ सीमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर पी एट अ स्टिपुलेटेड रेट ऑफ ₹110 पर बैग, इशू रेट इज़ 120 पर बैग। सॉरी यहाँ पे गलती है, मेट्रिक टन नहीं आएगा, बैग्स आएगा। यानी कि 20 बैग सीमेंट के कॉन्ट्रैक्टर पी को इशू किए गए। स्टिपुलेटेड रेट दिया हुआ है 110 रुपये पर बैग और इशू रेट दिया हुआ है 120 रुपीज़ पर बैग। तो हम रेट कंसीडर करेंगे स्टिपुलेटेड रेट। तो अमाउंट बन जाएगी हमारे पास 20 इंटू 110, ये आ जाएगी 2200, यानी कि 2200 रुपीज़ का सीमेंट उसे इशू किया गया। तो हम इसकी एंट्री कहाँ करते हैं, सस्पेंस चार्जेस हेड में, कॉन्ट्रैक्टर्स सब हेड में, अदर ट्रांजेक्शन सब हेड में। कितना आएगा, 2200। ये एंट्री क्लियर है। अब यहाँ पे स्टिपुलेटेड रेट और इशू रेट में डिफरेंस है कितने रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का डिफरेंस है स्टिपुलेटेड रेट और इशू रेट में, 10 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10, 2200। तो ये डिफरेंस हम किस में एंटर करते हैं, एडिशनल चार्जेस कॉलम में। तो 200 हम कहाँ लिखेंगे, एडिशनल चार्जेस कॉलम में। अब यहाँ पे देखना हमें प्लस आएगा या माइनस आएगा। स्टिपुलेटेड रेट इशू रेट से कम है, और जब स्टिपुलेटेड रेट इशू रेट से कम होता है तो हम प्लस साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे प्लस में 200 आएगा। क्लियर है ये चीज़। तो अब हम इस रो का जब टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 2400। इसी सेम एग्जाम्पल को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन इस केस में इशू रेट जो है वो है 110 रुपीज़ पर बैग और जो स्टिपुलेटेड रेट है वो है 120 रुपीज़ पर बैग। और सीमेंट कितना इशू किया गया है, सेम 20 बैग सीमेंट का इशू किया गया है। तो हमारे पास इस बार अमाउंट कितनी बन जाएगी, स्टिपुलेटेड रेट के अकॉर्डिंग 20 इंटू 120, ये आ जाएगी 2400, यानी कि 2400 रुपीज़ का सीमेंट उसे इशू किया गया है। तो अदर ट्रांजैक्शन कॉलम में हम लिख देंगे 2400। और डिफरेंस कितना आएगा, 10 रुपीज़ का ही डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस है 200। तो ये आ जाएगा डिफरेंस हमारा एडिशनल चार्जेस कॉलम में। लेकिन इस केस में हमने माइनस साइन लगाया है, नोट डाउन कर लो इसको। यहाँ पे हमने माइनस लगाया है, क्यों, क्योंकि जो स्टिपुलेटेड रेट है वो है इशू रेट से ज़्यादा, और जब स्टिपुलेटेड रेट इशू रेट से ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। तो इस केस में हमारे पास एडिशनल चार्जेस में आएगा -200। तो जब हम इस रो का टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2200। गॉट इट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं जिसे हमें एडिशनल चार्जेस कॉलम में लिखना है। आपको पता है जब कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू किया जाता है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन किया जाता है, क्या रेट लगेगा, किस प्लेस पे डिलीवरी की जाएगी, यानी कि प्लेस ऑफ डिलीवरी भी मेंशन किया जाता है। तो उस प्लेस तक जब डिलीवरी की जाती है तो उस पर जो भी कैरेज चार्जेस लगते हैं वो डिपार्टमेंट खुद बियर करता है, कॉन्ट्रैक्टर से वो चार्जेस नहीं लिए जाते। लेकिन उससे फर्दर अगर मटेरियल जा रहा है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर से चार्जेस लिए जाते हैं। जैसे मान लो ए प्लेस पे है हमारा स्टोर है ए प्लेस पे, जो बी है ये है प्लेस ऑफ डिलीवरी जो कि मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, और जो वर्क साइट है वो है प्लेस सी पे। तो जो ए से बी जाने के चार्जेस होंगे, कैरेज चार्जेस, वो तो डिपार्टमेंट खुद बियर करेगा, लेकिन इससे फर्दर जो चार्जेस लगेंगे वो कॉन्ट्रैक्टर से लिए जाएंगे। तो ये जो चार्जेस हैं, यहाँ तक के जो कैरेज चार्जेस हैं, ये डिपार्टमेंट खुद बियर करता है, और इनकी जो अमाउंट होती है वो हम किस कॉलम में लिखते हैं, एडिशनल चार्जेस कॉलम में। तो आपको ये याद रखना है। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, 20 बैग्स ऑफ सीमेंट वर इशूड फ्रॉम स्टॉक टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड एट एग्रीड रेट ऑफ ₹144 पर बैग।
यानी कि एग्रीमेंट में रेट दिया हुआ है 144 रुपीज़ पर बैग और 20 बैग सीमेंट के इशू किए गए। 100 रुपीज़ वर स्पेंड ऑन इट्स कैरेज टू द डिलीवरी प्लेस स्पेसिफाइड इन दी कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी प्लेस स्पेसिफाइड था उस पर हमने 100 रुपीज़ कैरेज चार्जेस स्पेंड किए। तो हमें इसकी एंट्री करनी है। तो कितना अमाउंट बन जाएगा 20 इंटू 144, ये आ जाएगा 2880, यानी कि 2880 रुपीज़ का उसे सीमेंट इशू किया गया। तो इसकी एंट्री होगी अदर ट्रांजेक्शन कॉलम में, यह भी हम देख चुके हैं। और जो ये कैरेज चार्जेस हैं ये प्लेस ऑफ डिलीवरी तक हैं, तो ये कहाँ पे लगेंगे, एडिशनल चार्जेस कॉलम में। तो एडिशनल चार्जेस कॉलम में हम 100 रुपीज़ लिख देंगे। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन होता, लेकिन ये जो कैरेज चार्जेस दिए होते अप टू वर्क साइट दिए होते कि वर्क साइट तक 100 रुपीज़ कैरेज चार्जेस लगे हैं, तो उस केस में हम अदर ट्रांजेक्शन कॉलम में ही 100 रुपीज़ ऐड करते, यहाँ पे नहीं करते। क्लियर है ये चीज़। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं जिसे हमें एडिशनल चार्जेस कॉलम में लिखना होता है। जो मटेरियल हेड होता है, जो हमने अभी देखा था सस्पेंस हेड होता है, उसके अंडर आता है एक मटेरियल सब हेड। जो ये मटेरियल सब हेड होता है ना, इसकी जब क्लोजिंग की जाती है, जब वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो इस हेड सब हेड को क्लोज किया जाता है। और इस सब हेड को क्लियर कब किया जाता है, जब हम रजिस्टर ऑफ वर्क्स में एंट्री करते हैं। तो इस सब हेड में जो भी बैलेंस रह जाता है उस बैलेंस को हम एडिशनल चार्जेस कॉलम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और बैलेंसेस किस वजह से रह जाते हैं, अगर शॉर्टेज हो गई है मटेरियल की, लेकिन उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा कि किसकी वजह से शॉर्टेज हुई है, या फिर सरप्लस मटेरियल बच गया है जिसे अभी बेचा भी नहीं गया ना डिस्पोज ऑफ किया गया, या फिर इशू रेट की डिफरेंस की वजह से वेरिएशन है। इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, मटेरियल सब हेड में कई बार बैलेंस बच जाता है जब हम इसकी क्लोजिंग करते हैं। तो इस बैलेंस को हम क्या करते हैं, एडिशनल चार्जेस कॉलम में लिखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ ये चीज़। ऑन क्लोजिंग दी मटेरियल अकाउंट ऑफ अ वर्क डिफरेंसेस नोटिस्ड वर। जब हमने मटेरियल अकाउंट को क्लोज कर रहे थे, यानी कि जब वर्क कंप्लीट हो गया, मटेरियल अकाउंट की क्लोजिंग कर रहे थे, तो कुछ डिफरेंसेस नोटिस किए गए। शॉर्टेज एट्रीब्यूटेड टू कॉन्ट्रैक्टर 5000, कॉन्ट्रैक्टर की वजह से शॉर्टेज देखी गई 5000 रुपीज़ की। शॉर्टेज फॉर विच नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुड बी फिक्स्ड, ऐसी शॉर्टेज हुई जिसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं मिला हमें, वो कितना है 7500 रुपीज़। सरप्लस मटेरियल है अभी हमारे पास हाथ में 1500, और शॉर्टेज रिकवरेबल फ्रॉम अ वर्कमैन, वर्कमैन की वजह से शॉर्टेज हुई है 1000 रुपीज़ की। तो हमें इसे रजिस्टर ऑफ वर्क्स में कैसे लिखा जाएगा ये देखना है। तो मैंने आपको बताया जो सस्पेंस हेड मटेरियल्स सब हेड होता है, इसे हम वर्क्स एब्स्ट्रैक्ट में कभी भी क्लियर आउट नहीं कर पाते, लेकिन जब रजिस्टर ऑफ वर्क्स में हम इसकी क्लियरेंस करते हैं तब कैसे करते हैं वो हम देख रहे हैं। और ये सिर्फ तभी होती है जब वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो देखो कितना टोटल मटेरियल बनेगा, 5000 रुपीज़ का ये मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर की वजह से शॉर्ट है, 7500 का मटेरियल शॉर्ट है जिसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं मिला हमें। सरप्लस मटेरियल कितना है 1500, और शॉर्टेज है 1000 रुपीज़ की। तो टोटल मटेरियल कितना हो गया हमारे पास, टोटल कर लेंगे इनका 15000, यानी कि 15000 का हमारे पास टोटल मटेरियल था। तो हम मटेरियल्स कॉलम में से माइनस कर देंगे 15000 और इसे शिफ्ट कहाँ कर देंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर की वजह से शॉर्टेज हुई है वो कॉन्ट्रैक्टर कॉलम में आ जाएगी 5000 रुपीज़ की। जो कॉन्ट्रैक्टर की वजह से शॉर्टेज हुई है वो हम कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन में लिख देंगे 5000 की। और जो सरप्लस मटेरियल इन हैंड है और शॉर्टेज फॉर इट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों का जो बैलेंस होता है मैंने ये अभी बताया, ये हम किस में लिखते हैं, एडिशनल चार्जेस कॉलम में। तो ये 7500 प्लस 1500 कितना आ जाएगा 9000, ये हम लिखेंगे एडिशनल चार्जेस कॉलम में। और जो ये शॉर्टेज वर्कमैन की वजह से होती है इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं मिसलेनियस वर्क एडवांस में, यानी कि वर्क एब्स्ट्रैक्ट या रजिस्टर ऑफ वर्क्स में इसकी एंट्री नहीं की जाती, बल्कि इसकी एंट्री कहाँ की जाती है, मिसलेनियस वर्क एडवांस में। तो हमने यहाँ पे एडिशनल चार्जेस वाला कॉलम मैंने आपको बताना था, ये दो बैलेंसेस हमने किस में शिफ्ट कर दिए, एडिशनल चार्जेस कॉलम में। क्लियर है ये चीज़।
नेक्स्ट इज सस्पेंस अकाउंट्स। अभी तक हमने पढ़ा फाइनल चार्जेस हेड, अब हम पढ़ेंगे सस्पेंस चार्जेस हेड। तो इसमें भी हमने देखा था बहुत सारे सब हेड हैं, जैसे मटेरियल, कॉन्ट्रैक्टर, लैंड एक्विजिशन, लेबरर, वर्क एडवांस। तो आज हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर भी 3 सब हेड आते हैं, एक तो एडवांस पेमेंट, सिक्योर्ड एडवांस एंड अदर ट्रांजेक्शन्स। तो सबसे पहले एडवांस पेमेंट सिंपल है, जब भी एडवांस पेमेंट की जाएगी तो प्लस में एंट्री होगी और जब रिकवर की जाएगी तो माइनस में। ऐसे सिक्योर्ड एडवांस जब पे किया जाएगा तो प्लस में एंट्री होगी और जब रिकवर किया जाएगा माइनस में। ये दोनों तो सिंपल से हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अदर ट्रांजेक्शन्स। अदर ट्रांजेक्शन्स में कौन सी ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती हैं? जब मटेरियल इशू किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, ये वाली हम एंट्री अभी भी कर चुके हैं। तो जब भी मटेरियल इशू किया जाएगा तो प्लस में किया जाएगा एट द टाइम ऑफ इशू, लेकिन जब रिकवर कर रहे होंगे इसकी कॉस्ट तो हम माइनस में करेंगे। अगर कैरेज चार्जेस लगाए जा रहे हैं तो प्लस में लिखे जाते हैं जब पेड होते हैं और जब रिकवर किए जाते हैं तो माइनस में। अगर कोई अमाउंट विथहेल्ड की है, जैसे साइट क्लियर नहीं की गई अभी तक, उसकी वजह से कोई अमाउंट विथहेल्ड की गई है, तो वो भी हम अदर ट्रांजेक्शन में लिखते हैं। फाइन फॉर बैड वर्क या सबस्टैंडर्ड वर्क या डिफेक्टिव वर्क की वजह से जो फाइन लगता है वो भी हम कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन हेड में लिखते हैं। अगर कोई पेमेंट की गई है कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे, जैसे हम कोई डिफेक्ट को क्योर करने के लिए लेबरर्स को लगाते हैं तो उनकी जो वेजेस दी जाती हैं तो वो भी इस हेड में लिखी जाएंगी। कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर का बिल अभी चेक नहीं हो पाता तो उसमें पेमेंट में डिले हो जाती है, तो उसके लिए उसे एडवांस दे दिया जाता है और जो कि कितना दिया जाता है 80% ऑफ द नेट अमाउंट पेएबल। तो ये एडवांस जब दिया जाता है तो वो भी इस कैटेगरी में आता है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अदर ट्रांजेक्शन्स में किस किस ट्रांजेक्शन को हम एंटर करेंगे। जब भी मटेरियल इशू किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, कैरेज चार्जेस को, अमाउंट विथहेल्ड को, बैड वर्क या फाइन वर्क, जो भी फाइन लगता है बैड वर्क का, कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे जो पेमेंट की जाती है, वो सारी इस ट्रांजेक्शन्स को हम अदर ट्रांजेक्शन्स में लिखते हैं। इनके अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तब आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। उससे पहले आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्टर के बिल को हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं तो हम सिर्फ सिंस प्रीवियस बिल वाली फिगर्स को पोस्ट करते हैं, और जो टोटल कॉलम होता है, टोटल वाला कॉलम होता है, उसकी हम क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, उसको हम काउंटर चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर टोटल कॉलम की वैल्यू फिगर एच के इक्वल होती है तो यानी कि हमारा जो वर्क एब्स्ट्रैक्ट है वो सही पोस्ट हुआ है, यानी कि टोटल कॉलम की वैल्यू किसके इक्वल होगी? वैल्यू ऑफ एच की। और हमेशा नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लिखा जाता है जब भी कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पोस्ट की जाती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन समझ आ जाएंगी। हमें यहाँ पे बोला गया है कि आपको ये गिवन बिल पोस्ट करना है वर्क एब्स्ट्रैक्ट में। बिल की डिटेल्स दी हुई हैं, अप टू डेट वैल्यूज़ दी हुई हैं और प्रीवियस बिल में वैल्यूज़ दी हुई हैं। वर्क डन की, एडवांस पेमेंट, सिक्योर्ड एडवांस, विथहेल्ड फॉर साइट क्लियरेंस, फाइन फॉर डिले, इन सब की हमें अप टू डेट और प्रीवियस बिल की वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमें बोला है वर्क एब्स्ट्रैक्ट में पोस्ट करो। अभी हमने देखा कि जब हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट में पोस्ट करते हैं तो हम कौन सी वैल्यूज़ पोस्ट करते हैं? सिंस प्रीवियस बिल की वैल्यूज़ पोस्ट करते हैं। और सिंस प्रीवियस बिल की वैल्यूज़ किसके इक्वल होती हैं? अप टू डेट वैल्यूज़ माइनस प्रीवियस बिल वैल्यूज़। तो जब हम अप टू डेट में से प्रीवियस बिल की वैल्यू माइनस करते हैं तो हमें सिंस प्रीवियस बिल की वैल्यू मिल जाती है। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सिंस प्रीवियस बिल, ये आ जाएगा 8000 में से 2000 गए 6000, ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा -1000, इसमें आ जाएगा 1000 खुद कैलकुलेट करो तब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। और ये आ जाएगा 300, यानी कि जो वर्क डन है सिंस प्रीवियस बिल वो कितना है? 6000, एडवांस पेमेंट है -1000, सिक्योर्ड एडवांस है 1000, विथहेल्ड है 1000 और फाइन फॉर डिले है 300। तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं। वर्क डन कितना है? 6000। वर्क डन की हम एंट्री कहाँ करते हैं? फाइनल चार्जेस में। मैंने बताया था पेमेंट फॉर वर्क डन किस में आता है? फाइनल चार्जेस में। तो हम 6000 किस में कर देंगे? फाइनल चार्जेस में एंटर।
एडवांस पेमेंट वाले कॉलम में हम लिख देंगे -1000, सिक्योर्ड एडवांस में आ जाएगा 1000, विथहेल्ड फॉर साइट क्लियरेंस, ये किस में लिखते हैं, अदर ट्रांजेक्शन में करते हैं ना हम, अमाउंट विथहेल्ड, तो कितनी है 1000 रुपीज़ की। और ये लास्ट जो ट्रांजेक्शन दी हुई है फाइन फॉर डिले, जब अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी वहाँ पे तो कहीं पे नाम ही नहीं आया था फाइन फॉर डिले। जो फाइन फॉर डिले है ये हम किसी अदर हेड ऑफ अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम इसे पोस्ट नहीं करते वर्क एब्स्ट्रैक्ट में, तो ये वाली एंट्री नहीं की जाती। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर मटेरियल इशू किया जाता है अदर वर्क पे तब भी हम उसकी एंट्री वर्क एब्स्ट्रैक्ट में नहीं करते। जैसे फाइन फॉर डीले लगता है वो भी हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते। सिक्योरिटी डिपॉजिट उसे भी हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते। इनकम टैक्स उसे भी हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। 20 bags of cement were issued from stock to the contractor at agreed rate of ₹144 per bag at store site against issue rate ₹150 per bag. 200 were spent on its carriage to the work site. Post it in work abstract. तो कॉन्ट्रैक्टर को 20 बैग सीमेंट के इशू किए गए, एग्रीड रेट है 144 और इशू रेट है 150, 200 रुपीज़ का कैरेज चार्जेस लगा, तो हमें इसे पोस्ट करना है वर्क एब्स्ट्रैक्ट में। तो हम रेट कौन सा कंसीडर करते हैं, जो एग्रीमेंट रेट होता है, यानी कि 144। तो अमाउंट बन जाएगी 20 इंटू 144, ये आ जाएगी हमारे पास 2880, यानी कि 2880 रुपीज़ का उसे क्या किया गया है, सीमेंट इशू किया गया है। तो हम अदर ट्रांजेक्शन में इसकी एंट्री कर देंगे 2880। अभी हम पढ़ चुके हैं जब इशू रेट और एग्रीड रेट में डिफरेंस होता है तो उस डिफरेंस को हम किस में लिखते हैं, एडिशनल चार्जेस कॉलम में। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे कितना रेट का डिफरेंस है, 6 रुपीज़ का, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 इंटू 20, 120 रुपीज़ का, तो एडिशनल चार्जेस में आ जाएगा 120। अब प्लस आएगा माइनस आएगा ये देख लेते हैं। जो एग्रीड रेट है वो कम है इशू रेट से, तो जब कम होता है तो हम प्लस में लिखते हैं, तो प्लस में आ गया 120। अब कैरेज चार्जेस लगे हैं उसे 200 रुपीज़ के टू दी वर्क साइट। तो मैं ये बता चुकी हूँ आपको, जब प्रोमिस्ड प्लेस ऑफ डिलीवरी के कैरेज चार्जेस होते हैं वो तो हम एडिशनल चार्जेस कॉलम में लिखते हैं, लेकिन अगर कैरेज चार्जेस ये होते हैं वर्क साइट तक के तो हम उससे किस में लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर से लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 200 रुपीज़। क्लियर है। तो यहाँ पे दो एंट्रीज होंगी, एक तो मटेरियल की और एक कैरेज चार्जेस की। गॉट इट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर पी का बिल दिया हुआ है जिसे हमें वर्क एब्स्ट्रैक्ट में पोस्ट करना है। डिटेल्स क्या दी हुई हैं, ब्रिक वर्क सिंस प्रीवियस बिल 10 क्यूबिक मीटर एट 500, यानी कि 5000 रुपीज़ का उसने ब्रिक वर्क किया है। सिक्योर्ड एडवांस सिंस प्रीवियस बिल 600 रुपीज़। और कुछ रिकवरीज बताई गई हैं। रिकवरीज क्या क्या बताई गई हैं, उसे मटेरियल इशू किया गया था वर्क के लिए जिसकी कॉस्ट रिकवर की गई है 200 रुपीज़। उसे मटेरियल इशू किया गया था अदर वर्क के लिए जिसकी कॉस्ट इशू रिकवर की गई है 100 रुपीज़। हायर चार्जेस रिकवर की गए हैं 500 रुपीज़ के। और चेक इशू किया गया है 4800 रुपीज़ का। जो वर्क था वो किसी लोकल बॉडी के लिए किया गया था, तो उसके लिए डिपार्टमेंटल चार्जेस लगे हैं 10%। तो हमें इसे वर्क एब्स्ट्रैक्ट में पोस्ट करना है। यहाँ पे ब्रिक वर्क कितना है 5000, तो ये डायरेक्ट हम फाइनल चार्जेस हेड में जो ब्रिक वर्क सब हेड होता है उसमें लिख देंगे 5000 रुपीज़। एडवांस पेमेंट कुछ भी नहीं है, नील रहेगा। सिक्योर्ड एडवांस कितना दिया हुआ है 600, तो सिक्योर्ड एडवांस के कॉलम में आ जाएगा 600 रुपीज़। अब रिकवरीज आती हैं अदर ट्रांजेक्शन्स में। अदर ट्रांजेक्शन्स में कौन कौन सी रिकवरी लिखते हैं हम, जो मटेरियल इशू किया होता है सेम वर्क के लिए उसकी हम रिकवरी करते हैं, तो ये आएगी 200 रुपीज़ की। जो ये वाली रिकवरी नहीं आएगी क्योंकि ये अदर वर्क से रिलेटेड है। हायर चार्जेस भी अदर हेड को हम क्रेडिट करते हैं, तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ अदर ट्रांजेक्शन्स में कौन सी रिकवरी होगी 200 रुपीज़ की, और रिकवरी होती है तो हम माइनस में लगाते हैं, तो -200 आ जाएगा। तो हो गया ये। जो 10% डिपार्टमेंटल चार्जेस हैं इन्हें हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते ये मैं आपको बता चुकी थी। जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के चार्जेस वगैरह, इन्हें हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट में पोस्ट नहीं करते। तो ये नहीं पोस्ट हुआ तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। टोटल करो इसका
5000 प्लस 600 माइनस 200, तो हमारे पास आ गया टोटल 5400। मैंने आपको बताया था जो टोटल कॉलम होता है उसको हम चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करते हैं, टोटल की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, एच की वैल्यू के इक्वल। तो चेक कर लेते हैं क्या ये एच के इक्वल है। हमारा एच किसके इक्वल होता है, एच होता है चेक की अमाउंट प्लस 8B की अमाउंट। 8B कैसे निकलता था, रिकवरीज क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स। जो रिकवरीज की जाती हैं और क्रेडिटेबल होती हैं अदर वर्क्स को, वो होती हैं 8B। तो अमाउंट ऑफ चेक हमारी कितनी हुई है 4800, प्लस रिकवरी क्रेडिटेबल टू अदर वर्क कौन कौन सी है, ये वाली रिकवरी क्रेडिटेबल टू अदर वर्क है, तो ये प्लस 100 हो जाएगा। और हायर चार्जेस ऑफ टूल एंड प्लांट, ये भी रिकवरीज क्रेडिटेबल टू अदर वर्क्स में आता है, तो ये आ जाएगा प्लस 500। ये आपको याद रखने हैं 8B में क्या आता है, 8A में क्या आता है, ये हमेशा हर जगह आपको पूछा जाएगा। तो इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आया 5400। तो हमारा टोटल भी कितना है 5400 और एच की वैल्यू भी 5400 है, दोनों इक्वल है, तो यानी कि हमारा वर्क एब्स्ट्रैक्ट सही पोस्ट हुआ है। तो ये हमारी जो एंट्री की गई है हमने ठीक की गई है। अब ये एक नोट है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म 35A ये एक न्यूमेरिकल अकाउंट है जो बनाया जाता है जब भी मटेरियल इशू किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। सिर्फ वॉच रखने के लिए कि मटेरियल विद इन दी एस्टिमेट्स उसे इशू किया गया, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ना इशू किया जाए, और प्रॉपर वर्क के यूज़ के लिए ही उसे इशू किया जाए। सिर्फ उसके लिए इसे बनाया जाता है फॉर्म 35A को, सिर्फ एक वॉच ओवर रखने के लिए जब भी मटेरियल इशू किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म 35A कब बनाया जाता है। अभी तक हमने फाइनल हेड चार्जेस को पूरा पढ़ लिया है। सस्पेंस हेड चार्जेस को हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर सब हेड को कवर किया है। नेक्स्ट सब हेड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इनको अच्छे से कवर कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैरत की बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, आप उनको ट्राई कर लेना। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।